अभी मैंने लास्ट एक स्टोरी देखी थी, बताया भी था मेरे वहाँ के दोस्तों ने। तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होया करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं, और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही, तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था, और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से, तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो मुगिन केन करके जो लेडी है, उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा,
तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा। मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक हमें हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बेल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है। इसका मतलब होता है एक डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिजायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद भाई, वो नजरारू इफेक्ट यूज हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बैल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं। पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है, तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है। तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है, और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नजरारू इफेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी घोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक
जापानीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया हुआ था, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उससे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। अरे कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी घोस्ट नाम से। आज भी है उसका? कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी। तो भाई वहाँ पे ना एक फरखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी, सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिवरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई, बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है, और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद
मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था। कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे। और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे। मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई। और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है उस पूरी बस के अंदर, हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी भाई से रैंडम 250 मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं। वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है। ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए, आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी। रात को बस में गए, मुझे बड़ा डर लगा। उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे तो मुझे आंसर्स मिले उसके, कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हो हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक। भाई फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली खड़ी हो गई है। और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी। तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे। मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे। कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है।
भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज उन्हें आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया। हफ्ते भर बाद ये चीज़ Randomly होने आ लग गया। गया, हाँ, रैंडम randomly। होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने, कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया। कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आए, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है। तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है। कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हम हाँ तो भाई, वो रिस्पॉन्स मिले, तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ। पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। मैं ट्रैवल कर रहा था पहाड़ों में, तो मेरे पास एक मेल आया जा रहा था कंटिन्यूसली कि सर हेल्प चाहिए, और मैंने अपनी डिटेल शेयर कर रखी है, एक नंबर भी शेयर कर रखा है जिस पे लोग कांटेक्ट कर लेते हैं अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो भाई वहाँ पे एक फैमिली थी, वो कांटेक्ट कर रही थी, तो मैंने उनसे बात करी, पूछा उनसे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो बेटी है वो रात को अलग अलग आवाज़ों में बात करती है और चिल्लाती है, और रात को जब वो अपने भाई के साथ सो रही होती है तो उसके कपड़े खोलती है वो। अच्छा। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है कि चिल्लाती है, चीखती है और कपड़े भाई के खोलती रहती है। तो कई बार उसकी फैमिली ने उसे नोटिस किया होगा ये करते हुए, और उसके भाई ने नोटिस किया, वो शाउट करने लग जाता है। तो वो मेरे से कहते कि सर आपको आना पड़ेगा, आप जितने पैसे लोगे, जो भी लोगे, हम वी आर रेडी टू पे, बट आप प्लीज़ आओ। तो मैं एक दिन बाद वापस दिल्ली आता हूँ, नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकल जाता हूँ भाई। तो जयपुर में भाई मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होगी, तो मेरा एक वो रहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ज़रूर है, मैंडेटरी है वो। तो इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता, और काफ़ी बड़ा घर है उनका,
और एक छोटी सी फैमिली है लेकिन घर बहुत बड़ा है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, रात को रुकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम 2 लोग ही होते हैं वहाँ पे, 12-1 बजे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते रहते हैं। और बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी या जैसे नए पुरानी घर होते कंस्ट्रक्शन हैं? भाई, पुरानी कंस्ट्रक्शन है काफ़ी, मतलब ओल्ड है, पूरा विंटेज हाउस एक तरीके का। और नामी ग्रामी लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं और ज्वेलर्स भी हैं, उनका क्लोथिंग का भी बिजनेस है और जयपुर में उनका अच्छा नाम भी है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ रात को, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। और सेम डे मैं उस लड़की को भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे नहीं अक्षय कुमार भूल भुलैया में हाँ, घूमता हाँ, रहता है, रात रात को चेक करता रहता है भाई क्या चल रहा है, कहाँ कुछ है तो नहीं है। तो मैं वहाँ पे लोगों को भी देख रहा होता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बट मेरे को कुछ वहाँ पे दिखता नहीं है उस टाइम पे। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे तो कुछ मुझे नोटिस हुआ नहीं और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया। तो मेरे से कहते हैं कि भाई सर यहाँ पे कुछ है, आप मानो मेरी बेटी रात को यहाँ पे चीखती है चिल्लाती है और आपके सामने नहीं चिल्ला रही, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं नेक्स्ट डे रुकता हूँ, नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार हो सकता है आज कुछ नहीं है, कल कुछ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट डे भी इन्वेस्टिगेशन, भाई उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हाँ बट एक चीज़ थी उस घर में, उस लड़की को हम नोटिस ज़रूर कर रहे थे, मैं और मेरा जो टीम मेंबर है, कि वो थोड़े से वियर्ड रिएक्शन देती रहती थी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वो आ रही है तो वो बड़ी अलग तरीके से देखती थी हमेशा, जैसे नहीं टेढ़ी नज़र से देखना, जैसे शकी नज़र से देखना, तो वो ऐसे नोटिस करती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कुछ हो सकता है, शायद मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकती है लड़की, तो ये रीज़न तो नहीं है भाई, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई पोजेशन। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो आप ये 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो ये आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो कि आप क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और क्या? भाई मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव, कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है, स्पिरिट तो नहीं है जो उस घर में एग्जिस्ट करती हो और रात को वो उस लड़की के अंदर आती हो। क्या पता वो लड़की जब रिएक्ट नहीं कर रही तो वो स्पिरिट कहीं ना कहीं घर में घूम रही है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी तो शायद मैं ये समझ पाऊँ कि वो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो आप वो मोशन सेंसर और जो मेरी टूल्स और मशीन्स जो भी हाँ इक्विपमेंट्स है मेरे, मैं उसे यूज़ करता हूँ। पहले मेरा मेन मोटो यही रहता है यार कि ना भाई मैं सोचता हूँ कि घर में कुछ ना कुछ ना हो नेगेटिव, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ पर्सन के पास कि फिर उसको देखते हैं। ऐसा सेम केस मेरे साथ पहले भी हो रखा है। तो मैं वहाँ पे भाई नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो उसकी फैमिली वाले जब जब हम उनके पास या मेरे पास टाइम होता था तो हम डिस्कस करते रहते, तो उन्होंने खुल के ये बात मुझे बताई कि ये लड़की रात को चीखती चिल्लाती है, दिन में चीखती चिल्लाती है और अपने भाई को ना हमेशा घूर घूर के देखती रहती है। अब आप कह सकते हैं जैसे कि काफ़ी मतलब उसके अंदर कुछ रिवेंज वाली फीलिंग हो या बड़ी डेस्परेट सी फीलिंग हो, तो वो बड़ी डेस्परेट दिखती है। तो उसका भाई बताता है, मैं उसके भाई को बुलाता हूँ, एक रूम में ले जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ बेटा होता क्या है आपके साथ? कहता कुछ नहीं, दीदी रात को आती है, हम साथ ही सोते हैं, लेकिन सोते सोते दीदी मेरे कपड़े खोलने लग जाती है, इवन ऊपर के और नीचे के, इवन अंडरवेयर भी उतार देती है। क्या एज है भाई बच्चों की? भाई बच्चे की एज है करीब 10 साल लड़के की, और जो उसकी सिस्टर है वो 13.5 साल की है, 13-13.5 साल की। तो मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार ये क्या है। मैंने बोला ये कितनी बार हुआ बेटा? कह रहा भैया मैंने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन कई बार वो मेरे कपड़े हटाती हैं और मेरी बॉडी के पार्ट्स को टच करती हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा लफड़े वाली चीज़ है यार, ऐसा क्या है ये? तो कई बार जैसे होता है ना, कुछ ऐसी स्पिरिट भी होती है जो काफ़ी डेस्परेट रहती है, जिनको इंटीमेट होने का बड़ा वो रहता है कि वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो, लेकिन वो तो उसका सगा भाई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये क्या है? वो फिर मेरे केस से हट गया कि यार ये मेरे अंडर नहीं है, ये मुझे ना भाई बाबा जी से बात करनी पड़ेगी, मैं उनसे पूछता हूँ क्या है क्या नहीं। तो उस दिन मैंने लास्ट नाइट पे, जो मेरी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आज घर में घूमेंगे जैसे भूल भुलैया में घूमते हैं, देखते हैं यार क्या होता है होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना उस लड़की की विंडो पे उसे नोटिस ज़रूर करके आता हूँ, बट उस टाइम पे वो सो रही होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं देख के आता हूँ, मैं अपने इसको टीम मेंबर को भी लेके जाता हूँ, मैं चला नोटिस करते हैं। और मैंने उसकी फैमिली को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जी मैं आपके घर में घूमता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको ये लगे कि मेरे घर में रात को क्यों घूम रहे हो आप, क्योंकि मेरा काम ये, मेरी जॉब ये है, आपने मुझे इसके लिए पैसे दिए। तो मैं उनके घर में जब घूम रहा था मुझे कुछ दिखता नहीं, तो रात को 3-3:30 बजे करीब मैं और मेरा वो जो टीम मेंबर है वो साथ में सो रहा होता है, मैं ऐसे फ़ोन चला रहा होता हूँ,
मैं स्नैपचैट पे किसी से बात कर रहा होता हूँ उस टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरे डोर को कोई ओपन करता है। उस टाइम पे लाइट तो बंद रहती है, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे लाइट जलती है, और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या बात करो, कंप्लीटली कंप्लीटली न्यूड भाई, एक तन पे कपड़ा नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चादर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है, और फिर मैं बड़ी तेज चिल्लाता हूँ, और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं, और वो देखते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहा सर हम कह रहे थे ना। लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी ही हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने वो उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो, या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के बाद हम थोड़ी देर तक वेट करते रहते हैं, बाबा अपनी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। रास्ते में वैसे कुछ नहीं करती हो कि नहीं जाना या नहीं? नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि इसको ये मत बताना हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता ये फिर ना जाए, रुक जाए। फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं, शाम हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूँगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूँगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं, और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे करीब। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हाथ में ऑलरेडी एक लाल कपड़ा है, और लाल कपड़े को वो हाथ में लेके बैठे हैं। और जैसे ही हम उस लड़की को वहाँ पे बिठाते हैं तो बाबा कहते हैं इसके पहले हाथों पे कपड़ा बांध दे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता है क्या है इसके अंदर। फिर बाबा वहाँ पे बता देते हैं, मतलब बाबा उस टाइम ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि जयपुर से आए हो। मैंने कहा जी हाँ। तब तक फ़ोन पे ये डिस्कस नहीं हुआ था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही हम आ जाते हैं जयपुर से आ रहे हैं, मतलब हाँ। कह रहे ये तो बड़ी बेकार लड़की है। मतलब बाबा लड़की, कह रहे लड़की मतलब बड़ी आत्मा इसकी बड़ी अशुद्ध हो रखी है, ऐसे करके बोले मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे चलो बैठो। वो थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पूजा वूजा और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उस लड़की में से अलग एक वॉइस आ रही होती है, जो एक्चुअली में वो 13.5 साल की नहीं लग रही, उस टाइम पे वो लग रही है 30-35 साल की लड़की। अच्छा, मोटी हो गई आवाज? हाँ, आवाज़ मोटी होगी, उसकी हैवी वॉइस होगी एकदम काफ़ी ज़्यादा, और आंखें मतलब बड़ी बड़ी उसने कर ली, और वो हम सबको ऐसे नोटिस कर रही है और देखे जा रही है। फिर बाबा बोलते क्या चाहती है तू? सिर्फ इतना बोलते हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताती है, जैसे भूल भुलैया में भी उसके साथ हिस्ट्री थी, वो सेम ऐसी कुछ रिलेटेड है। उसकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई जब लाइक उसकी एज होती है 17-18 साल की, नाबालिग होती है, वो अपने लवर के साथ, जैसे होता भी है, वो अपने लवर के साथ अपनी फैमिली वालों से पकड़ी जाती है एक रूम में, जिस वजह से उसे मतलब आप कह सकते हो कि इतना शेम फील होता है, ऐसा लगता है कि आज मेरे फैमिली वालों ने ये सब मुझे देख लिया। उस समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस सिचुएशन में देख लिया कि जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके घर वाले उसको ताना वाना मारते रहते हैं, तूने ये कर लिया, तेरी शादी, तू मर जानी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ बता रही है, और बता रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। ये जो इसका भाई था, मतलब वो जो लड़की जो 35 साल की है उस लड़की के अंदर अभी, उसका वो ब्रदर था जो साथ में आया था,
जो 10 साल का है आज? नहीं नहीं, छोटा वाला नहीं, मतलब उसका वो भाई था जिसकी फैमिली के यहाँ हम गए थे ना, उसकी बहन थी वो 30-35 साल वाली। अच्छा, मतलब जो मेन फैमिली का मेल था। हाँ मेल था। हाँ, उसकी वो सिस्टर थी। तो वो बोलती है कि इसने मुझे ताने दे दे के, इसने मुझे कई बार बोला कि जहर खा के मर जा, जहर खा के मर जा। तो इसने मेरे को इतना सुनाया है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है, ये सब जो भी इंसल्ट फील उस टाइम पे वो कराते थे। तो उसने भाई सुसाइड कर लिया था। ओ, सुसाइड कर लिया था, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो ये कहती थी कि मुझे अपनी फैमिली से दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उसको बताऊं कि बेइज्जती बदनामी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली वो जो बच्ची है उसके जो फादर हैं वो उसके भाई थे, भाई थे, हाँ, जो 30 साल की जो 30-35 साल जो स्पिरिट थी जो। हाँ अच्छा। तो उसके बाद वो उसको बोलते थे कि भाई मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि एक क्या महसूस होता है जब आप ये कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि उस फैमिली ने उस टाइम पे उनको पकड़ा था एक ऐसी सिचुएशन में, तो वो चाहती थी कि ये मेरा ब्रदर और जो मेरी भाभी है, ये भी अपनी सगे बच्चों को उस सिचुएशन में देखें हाँ, कि भाई कैसा फील होता है। क्या तब आप अपने बच्चों को मार दोगे अगर आप उस टाइम पे ऐसे पकड़ लोगे? बाकी उसकी और भी चीज़ें थी कि इन्होंने मुझे परेशान रखा, इन्होंने फैमिली वालों ने कभी प्यार नहीं दिया, ये वो सारी अपनी उसके अलग जो होता ही है नॉर्मली हर जगह। उसके बाद भाई फिर बाबा जी ने किया, उसको बोला, फिर उनको कुछ उपाय बताए, क्रियाएं बताई, करी पूजा, फिर जाके भाई वो चीज़ उसके घर से हटी। कितने दिन में रिजॉल्व हुई भाई फिर? मतलब भाई हमें वहाँ पे 2 दिन लग गए थे यूपी में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन बाद आप नोटिस करने लग जाना, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो फाइनली रिजॉल्व हो गया। बट ये कहानी देख के ना मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार क्या हो रहा है। मतलब मैं रूम में हूँ भाई, वो न्यूड थी लड़की। भाई वो यही चीज तो बिल्कुल हैरान करने देने वाली मुझे तो है। भाई उस टाइम ऐसा हो गया कि मैंने क्या, मतलब क्या है ये, मतलब मैं तो उसे बहन बेटी ही समझ रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बताओ यार क्या हो रहा है। और उस लड़की की लाइफ देखो, उसको तो ये पता भी नहीं है, अभी वो 13-14 साल की है, कि बाद में जाके कभी जब वो बड़ी होगी, एक मैच्योर्ड होगी जब, तो उसे कभी ये पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया था, तो वो भी रिग्रेट और शेम से। और उस टाइम पे भाई जब आप ले गए थे, जब गुरुजी पूछ रहे थे, तो वो वायलेंट भी हो रही थी, ऐसा कुछ था? बस जवाब दे रही थी? नहीं नहीं भाई, पहले वायलेंट हो रही थी, मैं बता रहा हूँ ना, वो देख रही थी और आवाज़ निकाले जा रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं इसको बताऊंगी, इस कुत्ते को मैं बताऊंगी, और अब्यूज़ कर रही थी, गालियाँ दे रही थी, बहुत अब्यूज़, बहुत गंदी गालियाँ दे रही थी, अब्यूज़ करे जा रही थी। और जब मैं उस क्लाइंट के पास गया था तब मैं उसको ये बोल रहा था, मैंने, सर आप तो बड़े समझदार थे यार, आप बड़े सॉर्टेड बंदे लग रहे थे मुझे, क्या आपने एक बार फिर मैंने तो, मेरे को तो बोलने का मौका नहीं दिया, गुरुजी ने उनको इतना सुनाया कि तुम्हारी तो बहन ही थी, तुम्हारी बहन थी, उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी थी, उसके साथ ये तुमने सब क्यों किया, आज भुगत रहे हो ना। फिर भाई उन्होंने बड़े पैर छुए, रोने लग गया वो इंसान। फिर उसकी भाभी, मतलब जो लड़की की थी, फिर वो रोने लग गए। फिर गुरुजी ने सॉल्व किया, फिर गुरुजी ने बट उनको ऐसा उपाय बताया, आप मानोगे नहीं कि उनको वो उपाय करने के लिए अभी भी कम से कम अपने आप को बहुत कष्ट देना पड़ेगा। गुरुजी ने ये बोल दिया कि ऐसे नहीं निकलने दूंगा। कैसा उपाय है भाई? भाई मतलब थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि उनको बोला कि आप जितने भी अब सारे ज्योतिर्लिंग करके आओगे, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं इनको कष्ट देना चाहता हूँ, कह रहा है क्योंकि इन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने इनको बताया कि सारे ज्योतिर्लिंग तुम्हें कवर करने हैं, और भाई हर महीने अपने घर पे रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बताई। फास्ट बता दिए उनको कि भाई फास्ट करना, एवरी ट्यूसडे फास्ट रखना, और अगर नहीं किया तो तुम ये समझ लो कि निकल नहीं पाओगे। और अगर अभी वो सुन भी रहे होंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा होगा ज़रूर। उन्होंने बोला अगर ये नहीं करेंगे तो वो दोबारा चीज़ होगी ज़रूर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।